सो वेलकम एवरीवन। आज हम यूनियन ऑफ इंडिया को यूनियन एग्जीक्यूटिव को शुरू करेंगे। दैट टू थ्रू द रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज ऑल ऑफ यू नो कि यहाँ तक हम बाकी चीज़ें, ठीक है, मेजर पोर्शन बेसिकली पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस का यहाँ तक आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक। तो ये चीज़ें तो हम बहुत ब्रॉडली कवर कर चुके हैं, है ना। पिछले 8-10 जो सेशंस चढ़े हुए हैं इसके, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अगर आप नए लर्नर हो तो, है ना। अभी के लिए हम यूनियन एग्जीक्यूटिव को पढ़ रहे हैं। साथ में देखिए, जब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे ना, साथ में कंबाइंड मैनर में हम गवर्नर को भी, ठीक है, स्टेट के गवर्नर को भी साथ में हम पढ़ेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हम गवर्नर को वही चीज़ें बार बार साथ में रिपीट कर रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को कंपैरेटिवली स्टडी करना ज़रूरी है, ठीक है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम दोनों का करेंगे तो हम पाएंगे कि एक बेटर स्टडी हम कर पा रहे होंगे, ठीक है, याद रखने के लिहाज से भी और चीज़ों को रिड्यूस करने के लिहाज से भी, क्योंकि एक ही चीज़ लक्ष्मीकांत में रिपीट की गई है, प्रेसिडेंट में वही चीज़, गवर्नर में वही चीज़। तो इस तरीके से हम चीज़ों को स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। और द यूनियन एग्जीक्यूटिव में देखिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया, एज ऑल ऑफ यू नो, इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। दैट मीन्स कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में दो तरीके की हमारी एग्जीक्यूटिव है। एक है हमारा डी फैक्टो और एक है हमारा डी ज्योर। डी फैक्टो मीन्स जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो आती है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। एक है डी ज्योर जो कि हमारी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, दैट इज योर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नॉमिनल मीन्स सारी पावर्स प्रेसिडेंट में वेस्टेड है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है, दे शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। अब ये ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम कौन हो सकते हैं, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। हु आर दीज ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम? दीज कैन बी ऑफिसर्स ऑफ permanent executive as well as temporary executive. Temporary executive are your, है ना, council of minister. Permanent executive is your ऑल इंडिया सर्विसेज एटसेट्रा। तो ये ऑफिसर्स जो है अपॉइंटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑल्सो ऑल इंडिया सर्विसेज में आईपीएस, आईएएस वगैरह बाकी सारे ऑफिसर्स जो अदर सेंट्रल सर्विसेज के हैं, ये सब एक एग्जीक्यूटिव को मिलकर के फॉर्म करते हैं, जिसको हेड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सारी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। बट फिर जब हम आगे 74 और 75 आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और इस आर्टिकल के साथ, ठीक है, कंबाइन करके उसे पढ़ेंगे, तब हम पाएंगे कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं, नॉर्मल, है ना, सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। सो दिस इज व्हाट आर पार्लियामेंट्री सिस्टम मीन्स, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। पहले कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बस एक रॉ स्टेटमेंट बना दी गई है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दूसरी बात कहते हैं कि सारी जो यूनियन की पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वेस्टेड होगी और एक्सरसाइज की जाएगी बाय प्रेसिडेंट थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, है ना। अगली बात क्या कहते हैं कि भैया जो सुप्रीम कमांडर है, ठीक है, वो कौन होंगे? प्रेसिडेंट। सारी डिफेंस फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर कौन होंगे? प्रेसिडेंट। लेकिन साथ में पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है दो कामों के लिए। पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है दो कामों के लिए, ठीक है। एक क्लॉज तो ये इसमें लगाया गया है कि भैया जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, अपॉन द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई भी ऐसी अथॉरिटी है इंडिया में, है ना, जो कि प्रेसिडेंट से पहले कोई काम करती थी, समझ रहे हो, तो भैया उसके पास, उस अथॉरिटी के पास वो पावर अभी भी रहेगी। बी डीम्ड, है ना, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू ट्रांसफर टू प्रेसिडेंट एनी फंक्शंस कन्फर्ड बाय एनी एग्जिस्टिंग लॉ ऑन गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और एनी अदर अथॉरिटी। समझ रहे हो, मतलब कोई भी दूसरी अथॉरिटी को मान लो, है ना, कानून ने कोई शक्तियां दे के रखी है, ऐसा नहीं होगा कि वो शक्तियां ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट सबज्यूम कर देगा। नो, देयर पावर्स आर डिफरेंट पावर्स। दूसरी बात, टू प्रिवेंट पार्लियामेंट, दूसरी बात है कि भैया पार्लियामेंट के पास ये पावर होगी कि कोई भी ऐसी पावर, है ना, वो, ठीक है, वो किसी भी अदर अथॉरिटी को दे सकते हैं। कन्फरिंग बाय लॉ फंक्शंस ऑन अथॉरिटीज अदर देन प्रेसिडेंट, कि आप कोई भी ऐसी पावर जो नॉर्मली बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल नॉर्मली प्रेसिडेंट के पास होगी, ऐसी पावर्स पार्लियामेंट
किसी दूसरी अथॉरिटी को भी दे सकती है। समझ रहे हो? तो यही चीज़ें हम आर्टिकल 32 में भी पढ़े थे कि रिट इशू करने की पावर पार्लियामेंट किसी दूसरी अथॉरिटी को भी दे सकती है। राइट, ये है प्रेसिडेंट के बारे में जो प्रोविज़न किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिए गवर्नर के बारे में क्या कहता है। गवर्नर के बारे में भी सेम लाइन है, सेम लाइन इसमें लगा दी गई है कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, बस इतना कहा गया है। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद एक क्लॉज है, यहाँ से स्टेटमेंट वो ये बनाएगा कि क्या हर स्टेट का अपना अलग अलग से गवर्नर होना चाहिए, क्या ये मैंडेटरी है? नो। आफ्टर द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 एक क्लॉज यहां पे डाला गया था कि भैया अगर प्रेसिडेंट चाहे तो 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए भी वो एक ही गवर्नर रख भी सकते हैं, और यहां कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। अगर कोई ऐसा भी बोल देना कि देयर कैन बी, या फिर अगर मान लो स्टेटमेंट वो ऐसे अजीबोगरीब स्टेटमेंट अगर उसने ये बनानी हो कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट सिंगल गवर्नर फॉर ऑल स्टेट्स, तो भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन उस पर बार नहीं लगा सकता है, नहीं लगा रखे हैं। इवन प्रेसिडेंट अगर चाहे, हालांकि फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव ईज कितनी रहेगी वो अलग बात है, पर अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सारे स्टेट्स के लिए एक ही गवर्नर भी बना दे। अगली बात क्या, वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि जो सारे स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो गवर्नर के हाथ में होगी और बिल्कुल विल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इसमें रिकमेंडेशन लगती है, ठीक है, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन हाँ, गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो प्रेसिडेंट से काफ़ी बड़ी होती है। वो कैसे, जब हम आगे स्टडी करेंगे यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव को ऐसे ही मिल करके, तो आपको वो धीमे धीमे क्लियर होता जाएगा सारे आर्टिकल्स को जब हम पढ़ेंगे। क्लियर। अगली बात फिर से वही लिखी गई है कि भैया हाँ, गवर्नर, ऐसा नहीं होगा कि सारी पावर सिर्फ गवर्नर के पास होगी। अगर लॉ ने किसी दूसरी अथॉरिटी को कोई पावर दे के रखी है उसकी पावर बनी रहेगी, या फिर पार्लियामेंट या फिर स्टेट का लेजिस्लेचर भी, है ना, एनी अदर अथॉरिटी, इवन द अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू गवर्नर, ठीक है, इवन उन अथॉरिटीज़ को भी वो पावर जो गवर्नर के पास अवेलेबल है वो पावर उनको भी दे दी जाएगी। हालांकि फिर इससे गवर्नर की पावर का जो स्टेटस को है वो हार्म नहीं होता है। समझ रहे हो, उनकी पावर उनसे छीनी नहीं जा रही है, बस वो पावर किसी और को डेलीगेट की भी जा रही है एट द सेम टाइम। अगली बात देखिए, प्रेसिडेंट को इंडिया में इलेक्ट किया जाता है ना। बिल्कुल सिंपल वे में आपने ये चीज़ें लेनी है, यहाँ से कुछ बहुत ही भयंकर क्वेश्चन बनेंगे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से। पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, प्रेसिडेंट इंडिया में इलेक्टेड है, लेकिन जो गवर्नर है, गवर्नर इंडिया में अपॉइंटेड है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अंडर हिज वारंट इन, ठीक है, बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरी बात, क्या भाई साहब गवर्नर की अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, क्या गवर्नर की अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर कोई ऐसा इलेबोरेट जो क्राइटेरिया है, क्या वो इलेबोरेट क्राइटेरिया इसमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया दिया गया है? तो भाई साहब क्राइटेरिया इसके लिए इतना सा दिया गया है, क्वालिफिकेशन बस इतनी सी दी गई है कि वो 35 साल के होने चाहिए और वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होगी गवर्नर की? बस सिंपल 2 क्वालिफिकेशन दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, दूसरा गवर्नर 35 साल के होने चाहिए। ये दोनों क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के लिए भी दी गई है। ये दोनों जो क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, जो दोनों क्वालिफिकेशंस है एलिजिबिलिटी, ये दोनों क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के लिए भी दी गई है, नो डाउट, है ना। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 साल की एज होनी चाहिए, बट एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है। वो क्या है कि भैया लोकसभा जो हाउस ऑफ पीपल है, हाउस ऑफ पीपल के लिए इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल होने चाहिए, है ना, बाय ऑल मैनर्स, है ना, वो हर तरीके से हाउस ऑफ पीपल के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए वो आदमी। दैट मीन्स अगर कोई आदमी डिस्क्वालिफाइड है, देखो मैं ये इतना एम्फेसाइज करके क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां से एक भयंकर स्टेटमेंट वो ये भी पूछेगा कि एनी पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड टू बिकम एन एमपी अंडर सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो कि, है ना, हम कुछ एक डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करता है। सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करता है। फॉर एग्जांपल, इफ एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी
for promoting enmity between the groups. For example, if any person is found guilty in with respect to involvement in the corrupt practices during the election, if any person is awarded a sentence in criminal matters for more than 2 years, then उनकी जो जेल से रिलीज होगी उस रिलीज के 6 साल बाद तक वो एलिजिबल नहीं होंगे. इस तरीके की कई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है एलिजिबिलिटीज पे. दे आर बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर एमपीज एंड एमएलएज. ठीक है, सिर्फ इनके लिए डिस्क्वालिफिकेशन है. बट बाय वर्च्यू ऑफ दिस सबसेक्शन, इवन सच पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड टू बिकम एन एमपी, है ना, अंडर सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, वो आदमी प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता है. यहां से अच्छी स्टेटमेंट वो ये बनाएगा. समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है. तो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पहले पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या 3 क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट की. सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 साल की एज, हाउस ऑफ पीपल. बस ये कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है. एंड प्रेसिडेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. नाउ एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए यहां पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है. एक्सप्लेनेशन अलग से दी गई है. और देखो, एक्सप्लेनेशन के लिए एक अलग से एक्ट भी बना है. इंडिया में एक अलग से एक्ट है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट. अब ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट है, इसका सेक्शन 3 है, आपने याद नहीं रखना है. सेक्शन 3 ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज को एनलिस्ट करता है जो ऑफिसेज नॉर्मली पब्लिक ऑफिसेज माने जाते हैं. ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज को वो एनलिस्ट करता है जिन्हें एग्जेम्प्ट किया जाता है. समझ लो. तो ये जो सेक्शन 3 है, ये इंक्लूजन का नहीं है, एग्जम्पशन का है. ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज को उन्होंने वहाँ लिस्ट कर रखा है. फॉर एग्जांपल, मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द यूनियन एंड द स्टेट. फॉर एग्जांपल, ऑफिस ऑफ गवर्नर, है ना. फॉर एग्जांपल, है ना, सम अदर ऑफिस. फॉर एग्जांपल, इवन उसमें ये भी लिखा गया है कि अगर आप पंचायत चीफ हो, पंचायत प्रमुख हो, वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. समझ रहे हो? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट इज बेसिकली एग्जेम्पशन का एक्ट, ये इंक्लूजन का एक्ट नहीं है. उसमें ये लिखा है कि ये सारे जो ऑफिसेज हैं, आपको सारे नहीं रटने हैं. ये लिखा है कि ये सारे जो ऑफिसेज हैं, इनके अलावा जो बाकी ऑफिसेज होंगे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होंगे. ऐसे उसमें कुछ ऐसी इसकी लैंग्वेज है. सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में अगर वो आपसे इवन ये भी पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फाइंड, या फिर इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में मेंशन कहाँ कहाँ किया गया है, या फिर इसके बारे में प्रोविज़न कहाँ कहाँ है, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में है, ऑब्वियसली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट में किया गया है. समझ रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग से स्पेसिफिक ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो उस आदमी के पास नहीं होना चाहिए, है ना. इफ पर्सन इज getting elected for or even if he is nominating himself for the office of president, तो वो तो नहीं होना चाहिए. But even then, for the purposes of this article, person shall not be deemed to hold office of profit by reason only that he is the president or vice president or union or governor of any state or minister of either union or the state. समझ रहे हो? तो अगर वो भी होल्ड कर रहे हैं तो इसके लिए वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसिडर नहीं किए जाएंगे. ऐसे एक स्टेटमेंट वो ये भी आपसे पूछ सकता है कि क्या कोई मिनिस्टर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खुद को नॉमिनेट करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं सर. ठीक है, लेकिन और दूसरी बात, क्या किसी एमपी को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में फाइट होने से पहले रिजाइन करना पड़ेगा? नो. कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें स्पेसिफिकली ये प्रोविजन किया गया है कि ठीक है, प्रेसिडेंट को किसी भी हाउस का, है ना, किसी भी लेजिस्लेचर की किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बनना है. देयर आर 2 थिंग्स. ठीक है, इस पे क्लैरिटी लीजिए. देयर आर 2 थिंग्स. आपने पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. दूसरा, प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट एमपी नहीं होता है. प्रेसिडेंट इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट इटसेल्फ. पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं. क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर लॉ, ठीक है, लॉ को पास करवाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है इंडिया में. वो क्या क्या है? लोकसभा में पास होना चाहिए, राज्यसभा में पास होना चाहिए और प्रेसिडेंट के द्वारा भी वो पास होना चाहिए. तो 3 जो ये ऑर्गन्स है, ये इंडिया में
पार्लियामेंट के 3 पार्ट है, ठीक है। ये ये इंडिया में, ठीक है, जो आपका यूनियन लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर के या फिर पार्लियामेंट के 3 पार्ट है। हाउसेज कितने हैं? 2। पार्ट कितने हैं? 3। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। दिस इज वाई प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में जाकर के स्पीच भी देते हैं, अपने वोट ऑफ थैंक्स देते हैं प्रेसिडेंट के, ठीक है, पार्लियामेंट के बाकी दोनों हाउसेज को। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। इज प्रेसिडेंट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? यस। Is president a member of parliament? No. Can president stay a member of parliament? No. प्रेसिडेंट के बारे में इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन किया गया है? ये प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई आदमी एमपी है या एमएलए भी है ना, अगर वो इलेक्ट हो जाता है तो भैया ऑन द डेट ऑफ एजम्पशन ऑफ हिज ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट, वो व्यक्ति एमपी या एमएलए होना बंद कर जाता है। देयर इज ऑटोमेटिक वैकेंसी इन हिज सीट। ऑटोमेटिकली वो कंसिडर कर दिया जाएगा कि इन्होंने रिजाइन दे दिया, उनको सेपरेटली रिजाइन देने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट हैज टू रिजाइन इट, नो, ऑटोमेटिकली रेजिग्नेशन हो जाता है। ये बात भी आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेसिडेंट के बारे में। वही चीजें आप देखेंगे गवर्नर के बारे में भी सेम चीजें हैं। गवर्नर की हमने क्वालिफिकेशन पढ़ी, गवर्नर के ऑफिस के बारे में भी हमने पढ़ा कि ऑब्वियसली गवर्नर के पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गवर्नर की जो टर्म है, टर्म के बारे में क्या लिखा है कि भैया गवर्नर की टर्म 5 साल होनी चाहिए नॉर्मली, लेकिन ये नॉर्मल टर्म है। अगर गवर्नर, ठीक है, नया गवर्नर उनको रिप्लेस नहीं करते हैं तब तक जो आपके इनकम्बेंट गवर्नर्स हैं वो अपनी सीट पे बने रहेंगे, समझ रहे हो। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है। दूसरा, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे, ठीक है, उनकी जो टर्म है वो डिपेंड करती है। दैट मीन्स प्रेसिडेंट कभी भी किसी भी गवर्नर को प्रेसिडेंट कभी भी, हाँ, ठीक है, ऑफिस से हटा सकते हैं विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन टू एनीवन। अगली बात, गवर्नर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। अपने ऑफिस से गवर्नर जो है रेजिग्नेशन दे सकते हैं, बट रेजिग्नेशन लेटर गवर्नर का किसे जाएगा? प्रेसिडेंट को। वाई? लेकिन प्रेसिडेंट का गवर्नर किसे, है ना, प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन किसे जाएगा? प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन जाएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। कहाँ लिखा है? ये देखिए, रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी टेंडर्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एड्रेस्ड किसके होगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो जो है रेजिग्नेशन एड्रेस किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, टर्म प्रेसिडेंट की भी 5 ही साल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो यहां से ये भी बनाएगा, स्टेटमेंट वो ऐसे दे देगा, एनी रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट और इवन वाइस प्रेसिडेंट और इवन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, ये रिटर्न में ही, ये राइटिंग में ही टेंडर होने चाहिए। देयर इज नो सिस्टम ऑफ ओरल रेजिग्नेशन जो कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के लिए दिया गया हो। समझ रहे हो बात को? राइटिंग में ये सारे रेजिग्नेशंस होने चाहिए। बी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। अगली बात, गवर्नर किसे अपना रेजिग्नेशन देंगे? अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, प्रेसिडेंट को। लेकिन प्रेसिडेंट किसे अपना रेजिग्नेशन देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। नाउ देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड रूल कि जब भी वो आपसे पूछे कि अपॉइंटिंग, है ना, कि कौन किसे रेजिग्नेशन दे रहा है, देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड रूल कि द ऑफिस विच इज एनेबलिंग यू और विच इज डिस्चार्जिंग यू आउट ऑफ योर ड्यूटीज, मतलब वो ऑफिस जो आपको आपकी ड्यूटी से डिस्चार्ज करे दे रहा है, वो ऑफिस कैन नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द ऑफिस अपॉइंटिंग यू टू दैट ड्यूटी। समझ लो, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेसिडेंट ने आपको अपॉइंट कर रखा है तो आपको उस पोस्ट से डिस्चार्ज करने की अथॉरिटी प्रेसिडेंट के ही पास होगी, या प्रेसिडेंट से ऊपर तो चलो कौन ही है, मैं, है ना, प्रेसिडेंट का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। इसीलिए ऑल इंडिया सर्विसेज भी, ठीक है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं ये भी अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और इनका जो रेजिग्नेशन है, ऑल्दो वो डीओपीटी के थ्रू, ठीक है, जाता है, लेकिन ये कंसिडर कर दिया जाता है कि जो एड्रेस है बेसिकली रेजिग्नेशन का, वो प्रेसिडेंट को किया जाता है, ठीक है।
दे आर बेसिकली रिलीव्ड फ्रॉम देयर ड्यूटी बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। लेकिन यहां ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है कि प्रेसिडेंट इज सबमिटिंग द रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट? वाई? बिकॉज जैसे ही प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं, जिस वक्त प्रेसिडेंट का जिस पर्टिकुलर मूवमेंट पे कि इस पर्टिकुलर मिनट 10:01 पे प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ, तो 10:01 पे ही वाइस प्रेसिडेंट विल अज्यूम द चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट। समझ रहे हो? तो इसीलिए क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट अब अगले प्रेसिडेंट होने वाले हैं, इसलिए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपने रेजिग्नेशन देते हैं, है ना। By this virtue, vice president ceases to exist as a subordinate authority to the appointing। तो कौन है, मतलब एक तरीके से ये इनका इंटरनल मैकेनिज्म है। अब हाईएस्ट लेवल पे और आदमी क्या ही करे। दूसरी बात, अच्छा सवाल यहां से ये पूछेगा, ठीक है प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है वाइस प्रेसिडेंट को स्पीकर ऑफ लोकसभा को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये मोस्ट है ना, मे बी ये आपके लक्ष्मीकांत में ये बात लिखी भी नहीं होगी। अच्छा सवाल यहाँ से बनाएगा कि क्या इसके बारे में स्पीकर ऑफ लोकसभा को इन्फॉर्म करना जरूरी है? यस, इन्फॉर्म करना जरूरी है। समझ रहे हो? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में क्या क्या बातें ऐसी लिखी गई है। राइट, अब आते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को। जब हमने ये सब चीज़ें देख लिया, अब एक बहुत ब्रॉड टॉपिक देखो, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ इतना ज़्यादा भसड़ है, और आपके लक्ष्मीकांत में भी बहुत चीज़ इसमें लिखी हुई है, लेकिन इससे कुछ भी रटाफिकेशन नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा कि इनमें से, है ना। एक बार तो उन्होंने 2023 में तो ये भी सवाल पूछ लिया था कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, इन स्टेट्स में से कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा, है ना, वोटिंग पावर है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके से उन्होंने सवाल पूछ लिया था। तो वो तो सवाल ऐसा था कि वो छोड़ने के लिए पूछा गया था बेसिकली, लेकिन अगर वो अच्छा सवाल यहाँ से पूछना चाहें तो वो कुछ पॉइंट्स पे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ वेरिएशन इन द इलेक्टोरल स्ट्रेंथ ऑफ एन MP और एन MLA फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ऐसे करके वो आपसे सवाल पूछ, इस पर एक PYQ बना भी है। स्टेटमेंट ऐसी थी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में MLA की वोट की स्ट्रेंथ जो है, क्या वो MP के वोट की स्ट्रेंथ से डिफरेंट होगी या नहीं, ऐसे करके उन्होंने सवाल आपसे पूछ रखे हैं। तो इनको यहाँ से बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। गवर्नर का तो हमने देखा कि वो अपॉइंट किए जा रहे हैं बाय प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट का होता है गुरु इलेक्शन। इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में दो, है ना, बेसिकली याद रखना है प्रेसिडेंट को, ऑलरेडी मैंने ये पहले भी आपको बोला है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स उनको इलेक्ट करेंगे। वो कौन कौन से होंगे? MLAs एंड ऑल इलेक्टेड MPs। ठीक है, ऑल इलेक्टेड MLAs एंड ऑल इलेक्टेड MPs, ये सारे पार्टिसिपेट करेंगे इन इलेक्टोरल कॉलेज। बट भाई यहां से उसे एक सवाल अगर वो ये पूछ ले आपसे, अगर वो यहां ये लगा ले कि एट प्रेजेंट अगर वो लगा ले कि एट प्रेजेंट ऑल MLAs इन इंडिया कैन वोट इन द प्रेसिडेंट, ऑल इलेक्टेड MLAs इन इंडिया कैन वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अगर वो आपसे स्टेटमेंट ये पूछ ले, then the statement would be wrong. Why? Because there is a lack of clarity. There is a lack of clarity with respect to the MLAs belonging to the state of J&K. Why? Because Constitution explicitly mentions कि इस पर्पज के लिए जो स्टेट है, स्टेट की डेफिनेशन में दिल्ली के MLAs और, है ना, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो MLA ऑफ स्टेट्स हैं, उस स्टेट की डेफिनेशन में दिल्ली और पुडुचेरी भी आएंगे। इनके पास अपनी ठीक है, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इन दोनों यूटीज के पास। J&K एट प्रेजेंट इज अ यूटी, बट उस J&K के MLAs क्या इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होंगे या नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लेटेस्ट कॉपी में भी नहीं लिखा गया है। दैट मीन्स देयर इज अ डिस्प्यूट कि वहां के जो MLAs हैं, क्योंकि वो स्टेट भी नहीं है, दूसरा यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी एज ए स्टेट उसे कंसिडर नहीं किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट में अभी भी इस पे केस पेंडिंग है। इसीलिए
जो ठीक है, जो लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे हमारे, ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के, तो उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मतलब एक 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 रीजन ये भी दिया जा रहा था कि क्यों जे के इलेक्शन इतने डिले करवाए जा रहे हैं, क्योंकि देर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जे के एमएलएज ने हिस्सा लिया ही नहीं था, एक्चुअली इलेक्शन तब तक हुए भी नहीं थे। तो इट वाज अ वेरी डिप्लोमेटिक मूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू काइंड ऑफ इवेट द लीगल प्रोसेसेस और वट एवर इज प्रेस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और मे बी लीगल जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज रहने थे। समझ रहे हो? तो ये बात ध्यान में रखनी है। अगर वो आपसे ये पूछे कि एट प्रेजेंट all elected MLAs can participate in the election of the president, no, sorry, no. दूसरी बात, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए कौन सा ऐसा लॉ है? देखिए, अगर आपको एमएलएज या फिर एमपी के इलेक्शन के लिए देखना हो तो देर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, देर आर टू आरपीएस, आरपीए 1950, आरपीए 1951। तो इनको तो हम अलग से स्टडी करेंगे, लेकिन जो एमएलए एमपी के इलेक्शन है उनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स ये गवर्न करते हैं। बट प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट और इवन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, इनको कौन गवर्न करता है? इनको गवर्न करते हैं भाई साहब, इनको गवर्न करते हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस एक्ट। ठीक है, तो ये अलग से इनके लिए एक्ट बनाया गया है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस एक्ट। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत रिटर्निंग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। नॉर्मली वो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं आपके मेज, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, वो आपके, है ना, डीसी डूसी वगैरह, उनको रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा, है ना। इसके लिए भाई जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसमें किया गया है वो ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर शैल बी द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अल्टरनेटिवली। समझ रहे हो? अल्टरनेटिवली, कि एक इलेक्शन में अगर लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल है, अगले इलेक्शन में राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल होगा, अल्टरनेटिवली होंगे। अब कब कौन रहा है ये जानने की जरूरत नहीं है। आई थिंक लास्ट इलेक्शन में या तो राज्यसभा के वो थे, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में एक प्रोविजन ये भी है इंडिया में। अगली बात, मैनर ऑफ इलेक्शन, कि भैया इलेक्शन जो प्रेसिडेंट के लिए हो रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात की गई है कि एक स्केल, ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि देयर शैल बी यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट्स, नो। अगर वो स्टेटमेंट ये दे दे कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी अ यूनिफॉर्मिटी इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट्स, नो, बट देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। नाउ व्हाट इज दिस स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन? दिस स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि जो डिफरेंट स्टेट है, पॉपुलेशन वाइज उनकी वेट लगभग सिमिलर हो, है ना, कंपेयर टू देयर पॉपुलेशन, कंपेयर टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर वोटिंग स्ट्रेंथ टू देयर पॉपुलेशन, वो प्रोपोर्शन लगभग सिमिलर हो। मेरी बात आप समझ रहे हैं? दैट मीन्स ऑल स्टेट्स आर नॉट इक्विली रिप्रेजेंटेड इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, like all states are not equally represented in the राज्य सभा। इसीलिए एसिमेट्रिक वो कहते हैं इंडिया को, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। ऑल स्टेट्स आर नॉट इक्वली रिप्रेजेंटेड, कुछ स्टेट्स के पास 4 सीटें हैं राज्यसभा में, कुछ के पास 3 है। सिमिलरली हर स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं है, वोटिंग पावर प्रेसिडेंट के इसमें, हर एमएलए स्टेट के एमएलए के पास। ये कैसे डिसाइड होती है कि कौन से स्टेट के पास कितना होगा? भैया इसके लिए उस स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है, याद रखना, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या सिर्फ टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन कंसिडर की जा रही है? नो। क्या सिर्फ वोटिंग पॉपुलेशन कंसिडर की जा रही है? नो। एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो जो टोटल पॉपुलेशन है स्टेट की और जो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स है असेंबली के, ये ध्यान में रखना है, टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ओनली, है ना, टोटल पॉपुलेशन बटे टोटल इलेक्टेड मेंबर्स इंटू 1000। ये जो होगा ये होगा एक एमएलए के वोट की पावर। समझ रहे हो? एक एमएलए जो वोट आपका जो, ठीक है, जो कास्ट करेगा, सॉरी, हाँ,
इंटू 1/, हाँ मैं भी सोचूं यार ये मैंने क्या उल्टा इसमें कर दिया, ये तो बहुत ज़्यादा बन रहा है इसमें, 1/1000, समझ रहे हो। तो ये निकलेगा आपका एक एमएलए की वोटिंग का पावर। फिर आएंगे आप एमपी की वोटिंग के लिए कि भाई एक एमपी की वोट की कितनी वैल्यू रखी जाएगी। वो जितने भी आपके टोटल एमएलए के वोट हैं पूरे इंडिया में, सारे एमएलए के जितने वोट की टोटल वैल्यू है उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल इलेक्टेड एमएलए से। टोटल इलेक्टेड एमएलए से वो बनेगी टोटल इलेक्टेड एमपी से वो बनेगी फिर एक एमपी की वोटिंग पावर। समझ रहे हो मेरी बात को। मतलब एमएलए का वोट क्या, टोटल पॉपुलेशन बटे टोटल एमएलए इलेक्टेड एमएलए इंटू 1000। फिर ये जो निकलेगा, ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा तो वो प्रोडक्ट बटे सारे इलेक्टेड एमपीज, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, है ना, एमपीज, तो वो बनेगा आपका एक एमपी के वोट की पावर। समझ रहे हो बात को। इट इज़ वेरी सिंपल, इतना सा ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि पॉपुलेशन तो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में पॉपुलेशन वाइज सारे एमएलए लगभग इक्वल रिप्रेजेंट कर रहे हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें होता है। दैट मीन्स एक बात ध्यान में रखनी है, एमएलए के वोट की वैल्यू स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, ये ध्यान में रखना है। ड्यू टू दिस फॉर्मूला एमएलए की वोट की वैल्यू स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बट एमपीज के वोट की वैल्यू स्टेट टू स्टेट वेरी नहीं करती है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि एमएलए की वोट की वैल्यू और एमपी के वोट की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। ध्यान में यह रखना है। नंबर 1 एक है ना, स्टेट 1 और स्टेट 2, यहां से सवाल बनाएगा और पीवाईक्यू बना भी है। इनके बीच है ना, इनके जो एमएलए है इनकी वोटिंग वैल्यू वेरी कर सकती है, लेकिन सारे एमपीज जो है, एमपीज को अगर कंपेयर किया जाए सब एमपीज के वोट की वैल्यू सेम रहेगी। बट जब फिर एमएलए और एमपी को कंपेयर किया जाए तो वो वैल्यू फिर से वेरी कर सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इतना ही पढ़ना है, बाकी इसमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ये तो आपको पता ही है कि भैया ये एक ऐसा सिस्टम होता है, मान लीजिए 4 कैंडिडेट है, 1 2 3 4, है ना, 4, तो एक ऐसा बैलेट बनाया जाएगा भाई जिसमें 4 प्रेफरेंसेज होगी, ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, सी लिखा होगा, डी लिखा होगा, 4 प्रेफरेंसेज होगी। अब जो एम है ना, मान लो कोई एमएलए है, उसने अगर वोट करना है तो भैया वो एमएलए अगर वोट करेगा, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग कलर के, इतना डीप में जानने की जरूरत तो नहीं है कि कौन सा कलर एमपीज के लिए है, कौन सा कलर एमएलए के लिए है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग एमएलए के लिए और एमपीज के लिए अलग अलग, है ना, अलग अलग कलर के इसके लिए बैलेट पेपर तैयार किए होते हैं। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैलेट पेपर में जो मार्क लगेगा वो भी उसी पेन से लगेगा जो इलेक्शन कमीशन ने दे रखा हो। अगर उसमें कोई भी चेंज आया, है ना, तो दैट बिकम्स ए केस फॉर द कैंसलेशन ऑफ द वोट इटसेल्फ। वो वोट ही कैंसिल हो जाता है अगर मान लो आपने किसी और पेन से उसमें मार्क कर दिया, है ना। मान लो अगर आपने फाड़ दिया ये बैलेट पेपर, थोड़ा भी फाड़ दिया, समझ लो, अगर आपने दो प्रेफरेंसेस एक ही कैंडिडेट को दे दी तो आपका वोट इनवैलिड, है ना, कई केसेस में आपका वोट इनवैलिड करवा दिया जाता है। ये सारे वो इस तरीके के केसेस है बैलेट में। तो एक सीक्रेट बैलेट से होगा, दैट मीन्स किसी को पता नहीं होगा कि कौन से एमएलए ने, कौन से एमपी ने कौन से कैंडिडेट को वोट दिया, है ना। दिस इज वाई जब वी गिरी का अपॉइंटमेंट हुआ, इलेक्शन हुआ एज ए प्रेसिडेंट, अगेंस्ट हिम देयर वाज नीलम संजीवा रेड्डी, एन संजीवा रेड्डी, 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। देयर इज दिस फेमस सीन जो कि आज भी कई बार वायरल होता है, और ये एक मतलब ये एक अजीब पॉलिटिकल गेम प्ले था कि बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल, शी वाज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी जी, she first filed the nomination papers of नीलम संजीवा रेड्डी, क्योंकि कांग्रेस के वो कैंडिडेट थे तो वो वहाँ भी गए। उसके बाद बाहर आते हुए उन्होंने अपना एक स्पीच भी दिया कि वी गिरी जो इंडिपेंडेंट, है ना, ये स्पीच तो ये नहीं था, स्पीच उन्होंने ये कहा कि जितने भी एमएलएज और एमपीज हैं वो अपनी आत्मा की आवाज़ से वोट करें। तो नॉमिनेशन फाइल उन्होंने इनका करवाया, जीत ये गए।
है ना। और ये माना भी जाता है कि रातों रात देयर वाज ए सिस्टम, जो कि उस टाइम पे क्योंकि संजय गांधी जी का इन्फ्लुएंस काफ़ी तगड़ा था तो उनका अपना एक अलग सिस्टम चलता था। इसी वजह से आप पाएंगे कि ये कोई डिकोड ही नहीं कर पाया कि वीवी गिरी को किसने वोट, है ना, किसने कहाँ वोट दिया। दूसरी बात, इसीलिए आप देखेंगे क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि किसने कहाँ वोट दिया है, देयर इज अ सीक्रेट बैलेट। इसीलिए अगर आपसे वो ये भी पूछे कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो आप वोटिंग कर रहे हैं, राइट, वो वोटिंग अगर आप अपनी पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट को, है ना, वो वोटिंग कर रहे हैं, तो क्या वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आएगा? नो, इट डज नॉट अमाउंट टू डिफेक्शन एज वेल। समझ रहे हो बात को? तो ये भी ध्यान में रखना है कि दिस इज थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। दूसरा कि हाँ, अब इनका इलेक्शन कैसे हो रहा है, बैलेट पेपर कुछ ऐसे होता है। व्हाट डज दिस सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम मीन? दिस मीन्स कि इसमें भैया आपको 4 प्रेफरेंसेस देनी है। मान लो एमएलए ने कैंडिडेट सी को पहली प्रेफरेंस दी, बी को दूसरी, है ना, ए को चौथी, डी को तीसरी दे दी। और अगर फॉर एग्जाम्पल ये कैंडिडेट सी सबसे कम वोट जो है, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट को इंडिया में अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, राइट, तो भैया आपको 50% वोट प्लस 1 वोट लाना पड़ेगा। मान लो टोटल एमपीज और एमएलएज के टोटल जो वोट्स हैं, ये अगर 1 लाख वोट हैं तो आपको 50,000 एक वोट लाने पड़ेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि एक 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 कैंडिडेट के 30,000 वोट आए पहली काउंटिंग में, एक के 20,000 आए, एक के फिर से 20,000 आए, है ना, अगले के कुछ और आ गए, कुछ के गए ही नहीं। मान लो ऐसा हो गया, समझ रहे हो? तो भैया इधर ये वाला बेंचमार्क आप कैसे पूरा करेंगे? ये पूरा करने के लिए जो नीचे वाले उम्मीदवार है, सबसे पहले जो लीस्ट उम्मीदवार है, इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस टॉप उम्मीदवार को पहले जाएगी और फिर काउंट किया जाएगा, है ना। इसको जो जो वोट मिले थे, एसेंशियली मैं कह क्या रहा हूं, जो ये चौथी प्रेफरेंस है ना, जो ये चौथी प्रेफरेंस वाला बंदा था जो एलिमिनेट हो गया पूरी सीरीज से, तो इसके जो सारे वोट थे वो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले को चले जाएंगे, है ना। फिर इसकी सेकंड प्रेफरेंस वाले सेकंड नंबर को चले जाएंगे, थर्ड प्रेफरेंस वाले थर्ड नंबर को चले जाएंगे। तो इस तरीके से इनका पूरा वो सिस्टम इसमें चलता है। बेसिकली निचले कैंडिडेट के वोट ऊपर वाले को ट्रांसफ़र किए जाएंगे प्रेफरेंस वाइज वैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इतना अंदर जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समझना है तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, वो ये होता है। सीक्रेट बैलेट के थ्रू ये सारा वोटिंग सिस्टम जाएगा। तो जब तक ऐसी कैलकुलेशन होती रहेगी, लूप बनेगा। जब कोई बंदा इस बेंचमार्क को पास करेगा तो उसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा एज इलेक्टेड। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन तो करता है ना, कि भैया इसके लिए जो जो यहाँ पे ऊपर पॉपुलेशन बताया गया है ना, कि एमएलए की वोटिंग जो पावर है, उसके वोट की वैल्यू है, वो पॉपुलेशन के द्वारा कैलकुलेट की जाएगी कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। समझ रहे हो? अब ये जो एक्सप्लेनेशन, जो ये एक्सप्रेशन पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मतलब यहाँ क्या होगा? पॉपुलेशन का मतलब होगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कि जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस है, मान लो अगर 2022 में इलेक्शन हुए हैं तो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस क्या हुआ? 2011 के बाद अभी सेंसस हुई नहीं है। तो 2011 के एज पर दिस क्लॉज 2011 के, अगर वो ऐसे बोले ना लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस वाले, तो वो क्लॉज आपका सही हो जाएगा। लेकिन फिर आगे एक्सप्लेनेशन बाद में अलग से ऐड की गई है, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी के लिए ये समझो, भैया जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस होगा उसके फिगर रेलेवेंट होंगे। लेकिन आगे फिर क्लॉज है, वो ये कि फिर ऐसा हुआ कि, है ना, जो आपका आई थिंक 84th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन दी होगी 84th, हाँ, तो जो 2001 में लाया गया 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू क्योंकि डीलिमिटेशन को भी फ्रीज कर दिया गया 2026 तक। सिमिलरली जो आपकी, ठीक है, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ डिलिमिटेशन एंड पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग ऑफ वोटिंग्स इन ऑल इलेक्शंस, वो फ्रीज कर दी गई है 1971 सेंसस पर। समझ रहे हो कि मतलब अभी भी हम 1971 की सेंसस ले रहे हैं फॉर काउंटिंग दिस वैल्यूज ऑफ वोट्स एटसेट्रा।
समझ रहे हो? तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखनी है, जो आपको है ना, ये थोड़ा ध्यान में रखनी है। अगली बात, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, बता दिया 5 साल है ना। गवर्नर की भी 5 साल है। इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नर को प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे, बट रिमूवल के लिए कोई भी ठीक है, कोई भी ग्राउंड नहीं दिया गया है। प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे, लेकिन कोई भी ग्राउंड रिमूवल के लिए नहीं दिया गया है गवर्नर के। कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्राउंड दिया गया है प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ही अकेली ऐसी अथॉरिटी है जिनको रिमूव किया जाता है ऑन दिस ग्राउंड, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी ध्यान में रखना है, यहां से भी स्टेटमेंट बनाएगा वो कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड एज ए ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी। ओनली प्रेसिडेंट है भाई, गवर्नर के लिए भी नहीं दिया गया है। अगली बात, द टर्म इंपीचमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किसके लिए यूज की गई है? ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट। मान लीजिए हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, आपको कैग को, है ना, आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इनको अगर रिमूव करना है ना, तो भैया उसके लिए ग्राउंड्स क्या हैं? उनके लिए ग्राउंड्स हैं जो एचसी और एससी के लिए हैं, बेसिकली प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। लेकिन है ना, और इनको कहा जाता है, इनके रिमूवल को कहा जाता है रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, यहां कहा जाता है इंपीचमेंट फ्रॉम ऑफिस। तो कॉन्स्टिट्यूशनली सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंपीच किया जाता है, बाकी किसी और को भी नहीं। समझ रहे हो? यहां से भी वो आपको स्टेटमेंट बना करके देगा, वो पूछेगा कि द टर्म इंपीचमेंट हैज बीन, है ना, इज यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग, विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज। तो भैया वो होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई हर लाइन में यहां से क्वेश्चन है। अगली बात भाई, ये बात आपको पता नहीं होगी, है ना, ये बात आपको पता नहीं होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी है कि नहीं, री इलेक्शन की बात लिखी है कि नहीं। वो आपको कह सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट द री इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। नो, Constitution talks about re-election of the president. It states कि there is no limit. A person who holds or who has held the office of president subject to other provisions of this constitution be eligible for re-election. So constitution is not silent about the re-election of the president. यहाँ से अच्छी statement बनाएगा. It talks about re-election of the president. That yes, president is eligible for re-election. और री इलेक्शन की लिमिट कोई नहीं है इंडिया में, कितनी भी बार री इलेक्ट हो जाए वो। अगली बात एक और कि मान लो इलेक्शन हो भी गया। दूसरी बात कि एज यहां पे प्रेस्क्राइब की गई है कि 35 साल है। अब हो सकता है कि किसी को चैलेंज करना हो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को ऑन दिस ग्राउंड कि भाई ये 35 साल का था ही नहीं। मान लो कोई आकर क्लेम करे कि एक्चुअली ये 34 साल का है, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं, ये 35 साल का है ही नहीं, तो वो जाए कहाँ? ऐसे जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है उसे कहाँ चैलेंज किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली। अगर एमएलएज या एमपीज का इलेक्शन चैलेंज करना है तो यू हैव टू फाइल एन इलेक्शन पिटिशन इन द हाई कोर्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है ना, देयर इज स्पेसिफिकली आर्टिकल 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें ये लिखा है कि नो इलेक्शन इन इंडिया फॉर स्टेट लेजिस्लेचर एंड द यूनियन लेजिस्लेचर, बेसिकली एमएलए और एमपी के इलेक्शन शैल नॉट बी चैलेंज्ड एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसेस प्रोवाइडेड इन एनी पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट। कुछ इस तरीके की लाइन लिखी हुई है वहां 329 में। तो पार्लियामेंट ने स्टैट्यूट बनाया एमएलए और एमपी के लिए। एमएलए और एमपी के जो इलेक्शन इंडिया में चैलेंज किए जाएंगे एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, वो चैलेंज किए जाएंगे भाई। वो आई थिंक सेक्शन 82 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इट टॉक्स अबाउट दिस चैलेंजिंग द इलेक्शन ऑफ एमपी एंड एमएलए। ठीक है, वो जो चैलेंज किए जाएंगे, ये चैलेंज किए जाएंगे भाई साहब हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन लगाई जाएगी और इलेक्शन पिटीशन लगाई जाएगी विद इन 45 डेज। और कौन चैलेंज कर सकता है एमपी और एमएलए का इलेक्शन? चैलेंज कर सकता है कोई ओपोनेंट कैंडिडेट, है ना, ओपोनेंट कैंडिडेट, या फिर इवन जो इलेक्टर है, इलेक्टर इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली। ये ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन चैलेंज, नो, इलेक्टर इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली। मतलब देयर शुड बी अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व
इन दैट पर्टिकुलर पिटिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, समझ रहे हो? तो वहाँ लोकस स्टैंडी लगती है, ये ध्यान में रखना है। तो एमएलए और एमपी का इलेक्शन तो हाई कोर्ट में चैलेंज हो रहा है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नो, एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अब अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चैलेंज करना हो तो सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, एज पर आरपी एक्ट नो, एज पर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस एक्ट, समझ रहे हो? कहाँ किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज किया जाएगा, चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया भी चैलेंज कर सकता है, समझ रहे हो? और इसे कोई भी आपका जो ओपोनेंट कैंडिडेट है, ठीक है, इसे ओपोनेंट कैंडिडेट भी चैलेंज कर सकता है। और इसे कोई नॉट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, इसे कोई ओपोनेंट कैंडिडेट चैलेंज कर सकता है। दूसरा इसे कोई भी इलेक्टर भी चैलेंज कर सकता है, जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया हो वो इलेक्टर भी इसे चैलेंज कर सकता है। बट उसके लिए लिमिटेशन है, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन चैलेंज किया जाना हो तो भैया 20 इलेक्टर्स की एक पिटीशन में मतलब सिग्नेचर होनी चाहिए, तभी वो पिटीशन एक्सेप्ट होगी। अगर वाइस प्रेसिडेंट को चैलेंज किया जाना हो तो उसके इलेक्शन को तो 10 पिटिशनर्स की जो है वो उसमें सिग्नेचर होना चाहिए, 10 इलेक्टर्स का बेसिकली सिग्नेचर होना चाहिए, तो वो एक्सेप्ट की जाएगी। तो ऐसा कुछ रूल है। हालांकि ये निटी-ग्रिटी, ये डिटेल जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए बताता हूँ ताकि थोड़ा क्लैरिटी रहे कि हाँ अगर मैं बता रहा हूँ तो ये बात है ना। बात ये पता होनी चाहिए कि चैलेंज कहाँ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चैलेंज हो रहा है? नो। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस एक्ट अलग से इसका प्रोविजन रखता है, समझ रहे हो बात को? बस इतना ध्यान में रखना है। फिर आता है कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ये कंडीशन कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा भाई साहब, ठीक है, यस। तो जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या क्या है? आप एमपी या एमएलए नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो जिस दिन आप प्रेसिडेंट बने यू विल सीज टू एग्जिस्ट एज एन एमपी और एमएलए। सेम कंडीशन ऑफ ऑफिस है गवर्नर के लिए भी, सेम कंडीशन ऑफ ऑफिस है गवर्नर के लिए भी। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बता दिया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इसमें ये सारे ऑफिस नहीं आते हैं, ऑलरेडी हमने देख लिया है ना। फिर ये सेम कंडीशन है गवर्नर के लिए भी। अगली बात है कि जो इनके एमोल्यूमेंट्स हैं और अलाउंसेज हैं ये कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। जब तक पार्लियामेंट डिसाइड ना करे तो इनके अलाउंसेज क्या होंगे? वो जो सेकंड शेड्यूल में लिखे गए हैं। यहां से अच्छा सवाल ये भी पूछा जाएगा, समझ रहे हो कि कौन अलाउंसेस डिसाइड करता है? यस, पार्लियामेंट बाय सिंपल लॉ। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत है उसके लिए? नो। एक लॉ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ प्रेसिडेंट सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन एक्ट 1951, फिर आगे वो अमेंड होता रहा, ठीक है। तो ऐसे होते रहते हैं। तो गवर्नर के जो अलाउंसेस हैं, ठीक है, जो अलाउंसेस वगैरह है, जो प्रिविलेजेस वगैरह है, ये कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट बात है, प्रेसिडेंट की जो सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, ये चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। लेकिन जो गवर्नर के सैलरीज जो है वो जो दी जा रही है, पेंशन तो जो गवर्नर को मिलती है वो मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, दैट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लेकिन जो इनके अलाउंसेस हैं, है ना, अलाउंसेस वो चार्ज होते हैं स्टेट पे, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ स्टेट। सेम लागू होता है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एज वेल, समझ रहे हो? तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंट और वाइस और गवर्नर के रिगार्डिंग ये कुछ प्रोविजन है, दे आर चार्ज्ड, है ना। और नॉर्मली वो डिमिनिश नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, सो दैट दे कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली एज वेल, बोथ प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर। बट क्या ये कभी भी डिमिनिश नहीं किए जा सकते? नो। इन टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट के अलाउंसेस तब भी आप चेंज नहीं कर सकते या डिमिनिश नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी। लेकिन बाकी सारी जो इंडिया की अथॉरिटी है, इंक्लूडिंग गवर्नर, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग एनी अथॉरिटी, उनके सैलरी अलाउंसेस फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे चेंज किए जा सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। फिर आता है भाई साहब ओथ एंड, और दूसरी बात ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि सेकंड शेड्यूल में कौन कौन से लोगों के सैलरी अलाउंसेस वगैरह मेंशन्ड है। सो दिस इज द सेकंड शेड्यूल। इसमें ये सब अथॉरिटी भाई, इसमें ये सब चीज़ें आती है। ध्यान रखना है यहाँ पे आपके मिनिस्टर के सैलरी और अलाउंसेस अलग नहीं होते हैं, ये ध्यान में एटलीस्ट रखना है। मिनिस्टर्स के इंडिया में सैलरी अलाउंसेस अलग नहीं है, जो एमपीज के सैलरी अलाउंसेस हैं सिर्फ वही कंसिडर किए जाते हैं,
है ना। और एमपी की जो सैलरी अलाउंसेस वगैरह हैं वो इधर सेकंड शेड्यूल में मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, मैंने जो ये पढ़ा मुझे एमपी का तो अलग से नहीं मिला इसमें, वाइस प्रेसिडेंट है ना, इनके बारे में इसमें मेंशनड है। बाकी ये सब स्पीकर है, डिप्यूटी स्पीकर, बोथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लोकसभा, ठीक है। फिर जो चेयरमैन है, डिप्यूटी चेयरमैन है, बोथ स्टेट का एमएलसी, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है एज वेल एज राज्यसभा, इन सब के जो है सैलरी अलाउंसेस वगैरह इसमें दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, या फिर जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये भी सेकंड शेड्यूल में मेंशन यहाँ पे किए गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखो, फिर कंफ्यूजन ये रहता है कि अगर सेकंड शेड्यूल में मेंशन है तो पार्लियामेंट क्या कर रही है बार बार ऐसे लॉ बना करके। भाई साहब, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट इसके बाद लॉ बनाई है। जब तक पार्लियामेंट लॉ में प्रोवाइड ना करे तब तक ये वाले अलाउंसेस लागू थे। अब ये बिल्कुल इररेलेवेंट है, समझ रहे हो, क्योंकि इसमें अभी भी यही पुराने जैसे इसमें सब अलाउंसेस, बहुत कम अलाउंसेस इसमें मेंशन्ड है। क्लियर। तो ये बात इसमें थोड़ा ध्यान में रखना है। गवर्नर वगैरह, चीफ जस्टिस वगैरह, इन सब के अलाउंसेस वगैरह इसमें, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एटसेट्रा, एंड यस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके जो अलाउंसेस वगैरह है वो भी इसमें जो है मेंशन किए गए हैं। क्लियर। तो ये बात थोड़ा अगर आप ध्यान रखोगे, हाँ सेकंड शेड्यूल मतलब, फर्स्ट शेड्यूल मतलब सारे स्टेट्स का नाम, है ना, उनकी टेरिटरी। सेकंड शेड्यूल मतलब सैलरी अलाउंसेस वगैरह मेंशन्ड है। थर्ड शेड्यूल मतलब ओथ एंड अफर्मेशन मेंशन्ड है। फोर्थ शेड्यूल मतलब जो आपके, हाँ ठीक है, जो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है वो मेंशन्ड है। फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, ट्राइबल वगैरह उनसे रिलेटेड है, ठीक है। मतलब इसी तरीके से सेवन्थ शेड्यूल, लिस्ट सिस्टम, वो सारी चीज़ें, है ना, आगे हम थोड़ा जानेंगे, ये थोड़ा डिविएट हो जाता है फिर टॉपिक से, बट ये शेड्यूल का थोड़ा आइडिया आपको रहना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार इन चीज़ों को दोहराता भी हूँ। अच्छा सवाल वो यहाँ से भी बना सकते हैं। अगली बात फिर ओथ एंड अफर्मेशन, अच्छा सवाल यहाँ से भाई ये भी बनाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, प्रेसिडेंट ऑफिस में आने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ओथ और अफर्मेशन लेंगे। सिमिलरली गवर्नर अपने ऑफिस में आने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने ओथ एंड अफर्मेशन लेंगे, नॉट बिफोर द प्रेसिडेंट। समझ रहे हो, प्रेसिडेंट लेंगे ओथ एंड अफर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात है कि गवर्नर भी चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट की प्रेजेंस में ओथ और अफर्मेशन लेंगे, समझ रहे हो। या फिर अगर उनकी एब्सेंस है तो सीनियर मोस्ट जज होंगे उसमें, ठीक है, ओथ और अफर्मेशन दिलाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से ये है कि डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये टेक्स्ट सिर्फ दो अथॉरिटीज के, इंडिया में ये जो फ्रेज है ये सिर्फ दो अथॉरिटी की ओथ एंड अफर्मेशन में मेंशन्ड है। एक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक है गवर्नर ऑफ स्टेट। दो बातें हमने बताई, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ, है ना, इज अ ग्राउंड ओनली फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए मेंशन्ड है। अगली बात जो हमने इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, प्रेसिडेंट और गवर्नर, सिर्फ दो की। इसीलिए प्रेसिडेंट के लिए जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल है वो रखा गया है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि प्रेसिडेंट हैज taken the oath to defend the constitution. Now president himself has violated, तो इसीलिए वो जो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसका ग्राउंड रखा गया, समझ रहे हो। फिर ये सब चीज़ें, और गवर्नर के बारे में भी सेम चीज़ है कि ओथ जो है सिमिलर गवर्नर की भी रहेगी, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ वगैरह ये तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ से और चीज़ ध्यान में रखनी है, अब प्रेसिडेंट के बारे में आते हैं, वो ये कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होगा, सही बात है, लेकिन होगा कैसे। अगर प्रेसिडेंट को आपको ऑफिस से रिमूव करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए डिटेल्ड क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसके लिए डिटेल्ड प्रोसीजर दिया हुआ है। डिटेल्ड प्रोसीजर क्या है, अगर आपको प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, ठीक है, सबसे पहले एक चार्ज उनके लिए फ्रेम किया जाएगा। चार्ज फ्रेम किया जा सकता है आइदर ऑफ द हाउस में। दैट मीन्स ऐसा कोई भी, अगर आपको रेजोल्यूशन मूव करना है किसी भी हाउस में आप कर सकते हैं, या लोकसभा में या राज्यसभा में। इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात कि इस पूरे प्रोसेस में देखो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड एमएलएज थे,
है ना, और सिर्फ इलेक्टेड एमएलएज और इलेक्टेड एमपीज थे। लेकिन जो प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया है, इसमें जब वोटिंग होगी तो इसमें इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड ओनली एमपीज होंगे, एमएलएज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। नंबर 2। नंबर 3 कि ऐसा जो चार्ज फ्रेम किया जा रहा है वो किसी भी हाउस में हो सकता है, नो डाउट, लेकिन प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एडवांस नोटिस देना पड़ेगा कि आपके खिलाफ ऐसा ऐसा चार्ज लग रहा है। ठीक है। अगली बात, जिस हाउस में आप ये रेजोल्यूशन पेश कर रहे हो, है ना, उस हाउस के जो 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स हैं, मान लो, है ना, ऐसे ही मान लो कि 400 एमपीज हैं इंडिया में, टोटल मेंबर्स जो है, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, ऐसा नहीं है कि 10 मेंबर्स, है ना, जो हो, नो, टोटल मेंबर्स जो है हाउस के, वो सब उनका जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की, उनका 1/4, दैट मीन्स 100 एमपीज, है ना। 552 के नंबर को डिस्टॉर्ट करके मैंने कैलकुलेशन के लिए 400 बताया है कि मान लो लोकसभा में अगर रेजोल्यूशन पास किया जाना है और 400 है मेंबरशिप लोकसभा की, तो उनका 1/4 दैट मीन्स 100 एमपीज, उनको पहले उसमें सिग्नेचर करना पड़ेगा, और है ना, उस हाउस के ही वो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100 एमपीज में 50 राज्यसभा के और 50 लोकसभा के, नहीं। अगर लोकसभा में पेश हो रहा है तो लोकसभा की मेंबरशिप के 1/4 मेंबर पहले उस रेजोल्यूशन को मूव करें, उनका उसमें सिग्नेचर होना चाहिए, तब जाकर के वो रेजोल्यूशन मूव होगा। और अगर वो मूव हो गया और उस हाउस में अगर वो 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप से पास हो गया, टोटल मेंबरशिप माने भाई जो टोटल मेंबरशिप है, इट डज नॉट मीन कि मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, नो, टोटल मेंबरशिप उसका 2/3। इसमें ये भी आप नहीं बोलेंगे कि यार टोटल मेंबरशिप शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 552 टू 500, वाई, बिकॉज 52 सीट्स आर एट प्रेजेंट वेकेंट, नो, ये भी नहीं बोलेंगे, वैकेंसी भी इसी में इंक्लूडेड है, समझ रहे हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, टोटल मेंबरशिप। इसीलिए इस ग्राउंड पे ना प्रेसिडेंट का इलेक्शन और ना प्रेसिडेंट का रिमूवल चैलेंज किया जा सकता है कि भैया कुछ सीटें एमपी की वेकेंट थी। इस ग्राउंड पे चैलेंज इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो एज्यूम कर लिया जाता है कि हाँ इसी में इंक्लूडेड है, समझ रहे हो। तो ये बात इसमें ध्यान रखनी है, टोटल मेंबरशिप का 2/3, उस मेजोरिटी से आपको ये पास करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात है कि जब एक हाउस से ये पास हो जाए तो अगले हाउस में जाएगा, अगर लोकसभा में पास है तो राज्यसभा में, अगर राज्यसभा में पास हुआ है तो लोकसभा में जाएगा, फिर जो अगला हाउस है वो इन्वेस्टिगेट करेगा चार्ज को। ऐसा नहीं है कि पिछला हाउस ही इन्वेस्टिगेट कर ले, अगला हाउस जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा चार्ज को। और जब ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी तो प्रेसिडेंट के पास अपॉर्चुनिटी होगी टू अपीयर इन सच इन्वेस्टिगेशन और टू बी रिप्रेजेंटेड इन सच इन्वेस्टिगेशन, राइट टू बी हर्ड प्रेसिडेंट के पास होगा। अगर वहाँ से भी टोटल मेंबरशिप के 2/3 से वो पास हो जाए, ये बहुत हैवी मेजोरिटी होती है, टोटल मेंबरशिप ऑफ, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, नो, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, ये बहुत ही रिजिड स्पेशल मेजोरिटी है, एक ही स्पेशल केस में ये लगती है ना। उसके बाद मान लो अगर वहाँ से भी पास हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये कंसिडर कर लिया जाता है कि प्रेसिडेंट हैज़ बीन रिमूव्ड और इम्पीच्ड वहीं पे, है ना। उसके बाद इस बिल को अगर वो बोले कि अ बिल फॉर द रिमूवल या फिर रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट हैज टू बी साइंड बाय वाइस प्रेसिडेंट, नो, ऑटोमेटिकली रिमूवल हो जाता है वहां से। अब जब रिमूवल हो गया, है ना, या फिर हो सकता है कि प्रेसिडेंट की टर्म जो 5 साल की दी हुई है वो एक्सपायर हो जाए, तो अगर एक्सपायरेशन ऑफ टर्म हुई है, ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरीली किया गया है कि अगर प्रेसिडेंट की एक्सपायरी हुई है, एक्सपायरेशन ऑफ टर्म हुई है, तो भैया एक्सपायरी ऑफ टर्म से पहले मैंडेटरीली इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर एक्सपायरी ऑफ टर्म हो रही है मतलब 5 साल से पहले इलेक्शन हो ही जानी चाहिए, स्पेशल चीज है। दूसरी बात, अगर प्रेसिडेंट की टर्म मान लो एक्सपायर नहीं हुई है, किसी और वजह से प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट हुई है, एक्सपायरेशन ऑफ टर्म इज डिफरेंट, वैकेंसी इन द ऑफिस इज डिफरेंट। अगर वेकेंट हुई है पोस्ट बाय वे ऑफ प्रेसिडेंट्स डेथ और रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज, है ना, किसी दूसरे कारण से भी, अगर प्रेसिडेंट
की जो सीट है वो वेकेंट हो गई है, तो भाई साहब विद इन 6 मंथ्स उसके लिए फिर से आपको इलेक्शन करने ही पड़ेंगे। और तब तक, है ना, तब तक जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे काम करेंगे। दैट मीन्स अगर वो स्टेटमेंट में पूछे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैक्सिमम कितने टाइम तक प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं, तो वो 6 मंथ है, इसके ऊपर बन ही नहीं सकते, क्योंकि विद इन 6 मंथ्स नया इलेक्शन करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये बात जो है थोड़ी ध्यान में रखनी है। बाकी इसके आगे गवर्नर और प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट तो क्या, प्रेसिडेंट का ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया, कल वाइस प्रेसिडेंट को, और गवर्नर के भी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के जो डिस्चार्जेस हैं, है ना, ड्यूटीज एटसेट्रा, खैर इसको कल नहीं करेंगे ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये सिंक्रोनस होगा आफ्टर 70s के जो हमारे आर्टिकल होंगे उनके साथ। तो कल हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एकदम क्लियर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। कल तो क्या हो सकता है आज ही आ जाए। आई होप ये सेशन जो है आपको थोड़ी क्लैरिटी प्रोवाइड कर पा रहे होंगे, और अगर ये किसी भी तरीके से आपको हेल्प कर रहे हैं, देखिए कोशिश मेरी यही है कि चीज़ों को मिनिमाइज़ किया जा सके। ऐसा नहीं कि मोटी पोथी पढ़ के आप पॉलिटी जा कहीं पढ़ के जाओ, नो, एक ही जगह एक जगह पे अच्छे से रिवीजन, चाहे समझ, चाहे जो और कोई चीज़ हो, है ना, वो अगर मिले तो वो और भी बेहतर है, राइट। तो अगर ये सेशन आपको हेल्प कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और है ना, ये यूट्यूब पे भी है, और आप जो है civilspot.in पे जा कर के हमारा एक PYQ का फ्लैगशिप कोर्स है, आप वहाँ पे जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, PYQ रिसर्च प्रोग्राम। और डेमो लेक्चर्स के लिए आप ऑलरेडी यहाँ पे देख भी सकते हैं, वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच, डू शेयर अबाउट, एंड एज ऑलवेज लव यू ऑल।